बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स 9 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ काइनेमैटिक्स। स्टूडेंट्स फाइनली आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। तो ये स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स इससे पहले कि हम आज के इस लेक्चर का आगाज़ करें, क्यों ना आज के लेक्चर का स्टार्ट एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से करते हैं जो कि यकीनन आपको भी बॉदर करता होगा और आपको सोचने पर मजबूर करता होगा। स्टूडेंट्स इमेजिन करें एक पर्सन है, एक शख्स किसी सर्टेन हाइट से जंप करता है। अब जैसे ही वो जंप करेगा आप देखेंगे कि ज़मीन से आते आते उसकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी और जब वो ज़मीन को हिट करेगा तो उसको काफ़ी पेन फील होगा। और जबकि यही बंदा, यही शख्स अब लैंड करता है, जंप करता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ पैराशूट ये लैंड कर रहे। तो इस केस में आप देखते हैं कि वो उसकी ज़मीन तक आते आते उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं होती और वह सेफली लैंड कर जाता है, उसको किसी किस्म का पेन फील नहीं होता। अब ये क्या माजरा है कि जब वो शख्स विदाउट पैराशूट उसने जंप किया तो उसकी स्पीड इंक्रीज हुई और वो जब ज़मीन को जाके हिट किया तो उसको काफ़ी हर्ट भी फील हुआ। जबकि यही पर्सन पैराशूट के ज़रिए जंप किया उसने, तो आपने देखा कि उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं हुई और वो कांस्टेंट स्पीड से ज़मीन पर आकर सेफली उसने लैंड किया, उसको किसी किस्म का भी कोई पेन फील नहीं हुआ। इसकी रीज़न क्या है ये आपको इस लेक्चर के एंड में बखूबी इसका आंसर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा जो आपकी बुक के पेज नंबर 49 पर लिखा भी हुआ है। जहाँ पर लिखा क्या हुआ है कि हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। हम एक ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट से ड्रॉप करेंगे और उसकी मोशन देखेंगे और हम देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है या कांस्टेंट रहेगी। और क्योंकि वेलोसिटी का चेंज एक्सेलेरेशन होता है तो वेलोसिटी के इंक्रीज, डिक्रीज या कांस्टेंट रहने से एक्सेलेरेशन पर क्या फ़र्क आएगा ये भी हम देखेंगे। और जब हम ये देख लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि क्यों पैराशूट के ज़रिए पर्सन सेफली लैंड कर गया था। याद रहे ये एक्सपेरिमेंट पहला जो साइंटिस्ट था जिसने परफॉर्म किया था वो गैलीलियो था। इसने टावर ऑफ पीसा, जो कि अभी आपने देखा बुक के पेज पर, उसने डिफरेंट मैसेज के ऑब्जेक्ट्स टावर ऑफ पीसा से फॉल करवाए और उसने देखा कि ये सब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ग्राउंड तक पहुंचे हैं। तो ये ऐसे ही मिलता जुलता एक्सपेरिमेंट हम अभी परफॉर्म करेंगे और देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है वेलोसिटी पर और एक्सेलरेशन पर। अब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के हमारे पास दो सिनेरियो होंगे। पहला सिनेरियो ये है कि मैं ऑब्जेक्ट को फॉल करता हूँ, यानी किसी सर्टेन हाइट से ऑब्जेक्ट को थ्रो करूँगा, लेकिन इन वैक्यूम थ्रो करूँगा। वैक्यूम से मुराद ऐसी स्पेस है जहाँ पर एयर या कोई फ्लूइड ना हो। जैसे कि अगर आप स्पेस के बाहर, अर्थ के बाहर चले जाएं तो स्पेस में आप देखते हैं कि एयर नहीं है, वैक्यूम होती है। तो इसी तरह हम ऑब्जेक्ट को वैक्यूम में थ्रो करेंगे। ये वैक्यूम में थ्रो करना ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है, हम इसको प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। जबकि दूसरा हमारे पास सिनेरियो ये होगा कि हम उसी ऑब्जेक्ट को एयर में थ्रो करेंगे। और एयर में थ्रो यानी हमारी सराउंडिंग में एयर है, ऑक्सीजन गैस है, तो हम एयर में थ्रो करेंगे और हम उसमें इसका देखेंगे क्या इफेक्ट होता है। तो हमारे पास दो केस आ जाते हैं, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन वैक्यूम एंड मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन एयर। सबसे पहले बात करते हैं वैक्यूम की। हम क्योंकि दोनों केसेस में हमने ऑब्जेक्ट को फॉल करना है, तो मैं कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले लेता हूँ। आप इमेजिन करें कि ये छोटी सी बॉल है जिसको मैं किसी सर्टेन हाइट से थ्रो करूँगा और हर टाइम पीरियड, हर सेकंड के बाद मैं इसकी मोशन को ऑब्जर्व करूँगा और मालूम करूँगा कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। याद रहे क्योंकि वेलोसिटी के लिए हमें डायरेक्शन रिक्वायर होती है, जबकि स्पीड के लिए डायरेक्शन रिक्वायर नहीं होती। तो हम अपनी आसानी के लिए मैं यहाँ पर वेलोसिटी को स्पीड भी बोलूँगा तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। दरअसल ये है वेलोसिटी ही, लेकिन अगर मैं स्पीड में कोशिश करूंगा मैं वेलोसिटी ही बोलूँ, लेकिन अगर मैं स्पीड बोलूँ तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बात एक ही है। तो पहले हम देखेंगे मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन वैक्यूम। अब जब मैं वैक्यूम में बात कर रहा हूँ तो आपको मालूम है वैक्यूम में एयर नहीं है। तो वैक्यूम में जब भी मैं किसी बॉडी को या किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट से थ्रो करूँगा तो उस ऑब्जेक्ट पर सिर्फ एक ही फोर्स लगेगी और वो फोर्स होगी ग्रेविटी की, ज़मीन की फोर्स, जो कि इसको डाउनवर्ड अट्रैक्ट करेगी। अब 0 सेकंड पर ये ऑब्जेक्ट मेरे पास जहाँ पर है, रेस्ट पर है बिल्कुल। यहाँ पर भी जबकि मैंने 0 सेकंड वो टाइम पीरियड है जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को अपने हैंड में पकड़ा हुआ है, मैंने इसे थ्रो नहीं किया। यहाँ पर भी इसका एक
फोर्स खींच रही होगी जो डाउनवर्ड होगी, जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा फोर्स के बारे में, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जब वैक्यूम में सिर्फ एक ही फोर्स होगी जो सब्जेक्ट पर लगेगी, और वो होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो उसको डाउनवर्ड अट्रैक्ट करेगी। हम इमेजिन कर लेते हैं, उसको कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे देते हैं। हम करते हैं इमेजिन करते हैं कि ग्रेविटी की फोर्स उसको 10 न्यूटन फोर्स से डाउनवर्ड खींचेगी। अभी आपने 10 न्यूटन फोर्स कैसी आई है आपने इस पर गौर नहीं करना, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। फोर्स के बारे में इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में भी आपको मालूम हो जाएगा कि फोर्स क्या है और ग्रेविटी की फोर्स क्या होती है। तो मैंने आपको बताया सिर्फ एक फोर्स लगेगी ग्रेविटी की, जो इसको डाउनवर्ड खींचेगी। अब ग्रेविटी की फोर्स मास पर डिपेंड करती है, यानी अगर आप देखें, अगर आप हैवी मास का ऑब्जेक्ट थ्रो करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जल्दी ज़मीन की तरफ जाएगा, और अगर आप स्मॉल मास का ऑब्जेक्ट थ्रो करेंगे तो आप देखेंगे वो कम टाइम लेगा। टाइम कम लेने और टाइम ज़्यादा लेने पे फ़र्क किस चीज़ का है? फ़र्क फोर्स का है। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी और उतना जल्दी वो ऑब्जेक्ट ज़मीन तक पहुँचेगा, और जितने मास कम होगा उतनी ही कम फोर्स लगेगी और उतने ही कम टाइम पर वो ऑब्जेक्ट ज़मीन तक पहुँचेगा। तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिपेंड अपॉन मास। जितना मास ज़्यादा होगा उतनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी। अब क्योंकि मैं एक ऑब्जेक्ट को फॉल कर रहा हूँ तो पूरे टाइम पीरियड में वो उस ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं हो रहा, तो यानी मास चेंज नहीं हो रहा, तो यानी एक सेम फोर्स से ही उस ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करेगी और उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होगी। क्योंकि मैं मास ही चेंज नहीं कर रहा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ मैं इंडिकेट कर देता हूँ कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के हर टाइम पीरियड में ऑब्जेक्ट का जो टाइम फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी वो कांस्टेंट है, यानी 10 न्यूटन है। आप देख रहे हैं मैंने फोर्स ऑफ ग्रेविटी की जो एरो बनाए हैं वो भी बिल्कुल सेम लेंथ के बनाए हैं, ये बताने के लिए कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कांस्टेंट है। क्योंकि मास कांस्टेंट है तो ग्रेविटी की फोर्स भी कांस्टेंट ही रहेगी, ज़मीन उसी फोर्स से उसको अट्रैक्ट करती रहेगी। अब 0 सेकंड पर आते हैं। 0 सेकंड वो टाइम है जब मैंने ऑब्जेक्ट को अपने हैंड में पकड़ा हुआ है और मैंने इसको छोड़ा नहीं है, यानी सर्टेन हाइट पे मैंने अभी इसको पकड़ा हुआ है। अब क्योंकि मैंने उस ऑब्जेक्ट को पकड़ा हुआ है, मैंने इसको थ्रो नहीं किया, तो आपको मालूम है अभी ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं किया, कोई डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं किया, अभी वो मेरे हैंड पर है। तो इस 0 सेकंड पर, इस मोमेंट पर कोई वेलोसिटी नहीं होगी, कोई स्पीड नहीं होगी, और मैं यहाँ पर लिखूंगा कि 0 सेकंड पर इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड है। क्योंकि इसने अभी तक कोई फासला तय नहीं किया तो इसकी स्पीड या वेलोसिटी 0 है। अब 1 सेकंड पर आ जाए। 1 सेकंड वो टाइम होगा जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को छोड़ा 1 सेकंड वो टाइम है। अब जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को छोड़ा, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मैंने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल अभी इसी मोमेंट पर छोड़ा है। तो आपको मालूम है जैसे ही मैंने छोड़ा है तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी इतनी ज़्यादा तो नहीं होगी, क्योंकि 1 सेकंड वो मोमेंट है जब जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया, तो इसकी स्पीड या वेलोसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो हम इसको कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दे देते हैं कि 1 सेकंड पर मेरे पास इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी आई वो 10 मीटर पर सेकंड आई, इस तरह से। अब 2 सेकंड यानी 2 सेकंड बाद जाहिर है अब उस ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया है, तो उसकी वेलोसिटी अब इंक्रीज हो जाएगी। 2 सेकंड बाद मैंने देखा कि उसकी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड। अब 3 सेकंड बाद जब मैंने देखा तो उसने 3 सेकंड का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, तो उसकी वेलोसिटी और इंक्रीज हो जाएगी, तो ये हो जाएगी मेरे पास 30 मीटर पर सेकंड। इसी तरह जब मैंने 4 सेकंड पर देखा तो इसकी स्पीड या वेलोसिटी और इंक्रीज होगी, क्योंकि ज़मीन के काफ़ी करीब पहुंच गया, तो इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड होगी। इसी तरह जब मैंने 5 सेकंड पर पहुंचा तो मैंने देखा कि इसकी वेलोसिटी काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है, और मैं इसको अब मैंने देखा तो ये 50 मीटर पर सेकंड होगी। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे ही ऑब्जेक्ट को छोड़ा ग्रेजुअली उसकी स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और ये कभी कांस्टेंट नहीं होगी। कांस्टेंट तब होगी, यानी 0 तब हो जाएगी जब वो ज़मीन को, ग्राउंड को जाकर टच करेगा। जब तक ये ग्राउंड को जाकर टच नहीं करेगा, आप जितनी मर्जी हाइट से इसे फेंकें, आप देखेंगे कि इसकी स्पीड इंक्रीज करती जा रही है, क्योंकि ज़मीन की वाहिद फोर्स है जो उसको खींच रही है। क्लियर होगी ये बात? वाहिद वो फोर्स है ज़मीन की कि वो इसको खींच रही है, तो इस वजह से इसकी स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी। अब देखते हैं कि स्पीड तो इंक्रीज कर रही है, लेकिन स्पीड का चेंज कितना आ रहा है। यानी 0 सेकंड पर स्पीड 0 थी, 1 सेकंड पर स्पीड क्या थी, 10 थी। अब देखते हैं स्पीड का चेंज क्या आ रहा है, वेलोसिटी का चेंज क्या आ रहा है। आपको याद है वेलोसिटी की चेंज को हमने एक नाम दिया था जी,
वेलोसिटी का चेंज क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। जी बिल्कुल, एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी का चेंज एक्सेलरेशन होता है। तो 0 सेकंड और 1 सेकंड का 0 और 1 सेकंड का चेंज देखते हैं। 0 सेकंड पर 0 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी और 1 सेकंड पर 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, दोनों का चेंज देखा तो क्या आया? जी आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन कितनी आई? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया? जहाँ पर वी आई 0 है, वी एफ 10 है, तो वी एफ माइनस वी आई 10 माइनस 0 10 और डिवाइड बाई टाइम यानी 1 सेकंड, तो 10 ही आ गया। आगे देखते हैं 1 सेकंड से 2 सेकंड तक। 1 सेकंड पर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, 2 सेकंड पर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी। आपने यहाँ पर देखा एक्सेलरेशन के कितना चेंज आ रहा है। जी वी एफ 20 वी आई माइनस 20 माइनस 10 10, एक्सेलरेशन दोबारा क्या आई? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 सेकंड पर और 3 सेकंड पर इन दोनों का, अगर हम इन दोनों वेलोसिटीज का चेंज देखें 20 और 30 का, तो आप देख रहे हैं 30 माइनस 20 अगेन एक्सेलरेशन क्या आ गई? 10 मीटर पर सेकंड आ गई। इसी तरह फर्दर आगे मूव करें तो 3 सेकंड पर 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी और 4 सेकंड पर 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, अगेन दोनों का चेंज आप देख रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड ही आ रहा है। 4 और 5 40 मीटर पर सेकंड 50 मीटर पर सेकंड, 50 माइनस 40 10 ही आ गया और 50 वेलोसिटी 5 सेकंड पर आई और 40 वेलोसिटी 4 सेकंड पर आई। 5 माइनस 4 टाइम भी 1 आया, तो 10 डिवाइड बाई 1 10 मीटर पर सेकंड। आप देख रहे हैं कि वैक्यूम में जब मैंने ऑब्जेक्ट को फॉल करवाया तो उसकी वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रही है हर टाइम पीरियड बाद, लेकिन उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह रही है, उसकी एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं कर रही। ये है वो एक्सेलरेशन जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहने की वजह ये है क्योंकि ये वो एक्सेलरेशन है जो सिर्फ एक फोर्स की वजह से जनरेट हो रही है और वो फोर्स है ग्रेविटी की फोर्स। मैंने आपको बताया था वैक्यूम में ग्रेविटी की फोर्स लगेगी, तो ये वो फोर्स है जो सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स की वजह से आ रही है, यानी ये वो एक्सेलरेशन है जो सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स की वजह से जनरेट हो रही है। इस वजह से हम इस एक्सेलरेशन को कहेंगे ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, जिसको हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं। और क्योंकि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो हम इसको ए नहीं लिखेंगे, हम इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखेंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हम इसको यूज करेंगे। ये गिवन भी नहीं होगा, न्यूमेरिकल में सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का नाम होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होती है। क्लियर हो गया? अब जहाँ पर हमने स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा था, क्यों ना हम इसका ग्राफ भी बना ले और देखें जब हमने वैक्यूम में फॉल किया ऑब्जेक्ट को तो उसका ग्राफ किस तरह का बनता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पर टाइम। ऐसा क्यों किया? जी वाई एक्सिस पर टाइम को क्यों नहीं लिया और एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी को क्यों नहीं लिया? जी इसकी वजह आपको मालूम हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर बताऊँ तो वक्त का ज़्या होगा, फिर मैं आपको बता देता हूँ। एक्स एक्सिस पर हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को रखते हैं और वाई एक्सिस पर हम डिपेंडेंट क्वांटिटी को रखते हैं। तो यहाँ पर टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और वेलोसिटी डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ऐसा क्यों है ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप पिछले लेक्चर देखें और आप जाकर देखें ऐसा क्यों है। जी 0 सेकंड पर मेरे पास वेलोसिटी 0 थी, तो 0 और 0 बिल्कुल ओरिजिन। 1 सेकंड पर मेरे पास वेलोसिटी क्या आई? 10 मीटर पर सेकंड, तो ये मैंने ग्राफ में इंडिकेट कर दिया। 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। 2 सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड होगी। 3 सेकंड के बाद मैंने देखा 30 मीटर पर सेकंड होगी। 4 सेकंड के बाद 40 मीटर पर सेकंड होगी। 5 सेकंड के बाद 50 मीटर पर सेकंड होगी। आप देख रहे हैं कि ये लीनियर ग्राफ बन रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन अप टिल एंड पॉइंट। लीनियर और स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है। क्लियर हो गया? तो जब मैंने वैक्यूम को फॉल करवाया, ये बात याद रखने वाली है, जब मैंने वैक्यूम में ऑब्जेक्ट को फॉल किया तो इसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज हुई, लेकिन इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रही। इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना। अब आ जाते हैं मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन एयर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया वैक्यूम में तो एयर नहीं है, लेकिन यहाँ पर एयर में अब हम देखेंगे कि जब मैं ऑब्जेक्ट को फॉल करूंगा तो इस पर कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी। स्टूडेंट्स इस केस में जब मैं ऑब्जेक्ट को एयर पे फॉल करूंगा मेरे पास दो फोर्सेस होंगी। एक तो वही ग्रेविटी की फोर्स जो ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड अट्रैक्ट करेगी, लेकिन एक और फोर्स भी होगी जो कि एयर की अपनी फोर्स होगी। आप हैरान हो रहे होंगे कि एयर की भी फोर्स होती है, तो जी हाँ स्टूडेंट्स, एयर की फोर्स होती है। अगर आपने कभी नोट किया हो तो आप अगर कभी किसी बस या किसी कार पर ट्रैवल कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि जब वो बस या कार से स्पीड से गुजर रही हो, आपने देखा होगा कि अगर आप उस विंडो से अपना सर या अपना हैंड बाहर निकालें
तो आपकी हैंड की तरफ एक फोर्स लगती है जो आपकी हैंड को पीछे की तरफ धकेलती है। तो स्टूडेंट्स ये एयर की जो फोर्स है जो आपके हैंड को पीछे की तरफ धकेलती है। याद रखिएगा एयर की इस फोर्स को हम ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पे जब मैं एयर की फोर्स को इंडिकेट करूंगा तो मैं ड्रैग फोर्स बोलूंगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये ड्रैग फोर्स क्यों सर बोल रहे हैं। मैं ड्रैग फोर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एयर की फोर्स को ड्रैग फोर्स का नाम दिया जाता है। आप आगे फर्दर क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक और चीज़ नोट करने वाली है कि अगर बस आगे की तरफ जा रही है स्पीड में और अगर आपने अपना हैंड विंडो से बाहर निकाला, आपको एक फोर्स फील होगी जो आपकी हैंड को पीछे की तरफ धकेलेगी। यानी बस तो आगे की तरफ जा रही है लेकिन वो जो फोर्स है एयर की ड्रैग फोर्स वो आपकी हैंड को पीछे की तरफ धकेल रही है। यानी कि ड्रैग फोर्स की डायरेक्शन बस की ट्रैवलिंग डायरेक्शन से ऑपोजिट है। यहाँ पर भी यही केस है होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड जाएगा और डाउनवर्ड उस पर एक फोर्स होगी जो कि होगी ग्रेविटी की फोर्स। क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स नीचे है, मेरे पास एक ड्रैग फोर्स भी होगी जो कि एयर की फोर्स होगी और वो एयर की फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे बॉल के ऊपर डाउनवर्ड नहीं बल्कि इसके ऑपोजिट अपवर्ड फोर्स लगाएगी। यानी ग्रेविटी की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डाउनवर्ड एंड ड्रैग फोर्स ऑफ एयर अपवर्ड होगी। ये बात यहाँ पर समझने वाली है। अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को फॉल करते हैं और देखते हैं उस पर ड्रैग फोर्स और ग्रेविटी की फोर्स का क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर ग्रेविटी की फोर्स मैंने आपको बताया कि ग्रेविटी की फोर्स तो मैथ पर डिपेंड करती है और मैं मैथ को चेंज कर नहीं रहा। मैं एक ही मैथ वाले ऑब्जेक्ट को थ्रो करके डिफरेंट टाइम पीरियड में उसकी स्पीड और एक्सेलरेशन देख रहा हूँ। तो क्योंकि मैं मैथ चेंज नहीं कर रहा तो मेरे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो भी सेम रहेगी। तो यहाँ पर मैं लिख भी दे दूंगा कि यहाँ पर मेरे पास 10 न्यूटन की फोर्स है। हर टाइम पीरियड के बाद मेरे पास ये फोर्स 10 न्यूटन ही रहेगी और ये कांस्टेंट फोर्स ही रहेगी। तो ये तो चेंज होने वाली नहीं है। अब 0 सेकंड, मैंने आपको बताया 0 सेकंड कौन सा टाइम है जब मैंने ऑब्जेक्ट को अपने हैंड में रखा है, मैंने उसको अपने हैंड से रिलीज नहीं किया। अगर बस वाली एग्जांपल लें तो बस वाली एग्जांपल में 0 सेकंड वो टाइम होगा जब बस रेस्ट पर है, यानी बस ने अभी ट्रैवल करना स्टार्ट नहीं किया। जब बस ने ट्रैवल करना स्टार्ट नहीं किया, आप विंडो से बाहर अपना हाथ करेंगे, आपके हाथ पर कोई फोर्स नहीं लगेगी जो आपके हाथ को पीछे की तरफ धकेले। यानी अभी ड्रैग फोर्स क्या है? 0 है। जी, ड्रैग फोर्स बिल्कुल 0 है, लेकिन ग्रेविटी की फोर्स लगेगी। याद रहे, ग्रेविटी की फोर्स लगेगी। यही केस है जब मैंने बॉल को अपने हैंड में पकड़ा हुआ है सर्टेन हाइट पर, मैंने बॉल को रिलीज नहीं किया तो एयर की तो फोर्स यानी ड्रैग फोर्स तो कोई नहीं है, लेकिन वो ग्रेविटी की फोर्स उस बॉल पर लग रही है। क्योंकि मैंने उस बॉल को भी रिलीज नहीं किया तो ग्रेविटी की फोर्स उस बॉल को अपनी तरफ खींच नहीं पा रही। तो यहाँ पर क्योंकि अभी बॉल ने कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, बॉल अभी रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर हमारे पास वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी। क्लियर है? क्योंकि 0 सेकंड पर जब कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया तो हमारे पास वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड आ गई। अब 1 सेकंड पर भी आपने देखा 1 सेकंड वो टाइम है जैसे ही मैंने अभी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया, जैसे ही मैंने बॉल को रिलीज कर दिया। यानी अगर बस वाली एग्जांपल लें तो वो टाइम कि बस ने बिल्कुल अभी ट्रैवल करना स्टार्ट किया। यानी आप सोचें कि बस का इंजन स्टार्ट हुआ और 1 सेकंड एकदम गुजर गया, यानी बस ने बिल्कुल थोड़ा ट्रैवल किया। ये इतना कम ट्रैवल है कि यहाँ पर ड्रैग फोर्स बहुत कम होगी, यानी एयर की फोर्स बहुत कम होगी। तो यहाँ पर 1 सेकंड के बाद जैसे ही मैंने बॉल को थ्रो किया, मैंने देखा कि 1 सेकंड के बाद मेरे पास वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड थी। क्लियर हो गया? क्योंकि मैंने अभी खींचा, अभी मैंने जो है बॉल को रिलीज किया तो मेरे पास जो वेलोसिटी है वो बहुत कम है, क्योंकि बॉल ने अभी डिस्टेंस ट्रैवल करना स्टार्ट किया तो मेरे पास वेलोसिटी बहुत कम है। तो 10 मीटर पर सेकंड में यहाँ पर रिज्यूम कर लेता हूँ। तो 10 मीटर पर सेकंड मेरे पास, यानी फर्स्ट सेकंड के बाद जैसे ही मैंने बॉल को रिलीज किया मेरे पास जो वेलोसिटी आ गई वो 10 मीटर पर सेकंड आ गई। अब जरा चेंज भी देख लेते हैं कि 0 सेकंड पर मेरे पास वेलोसिटी 0 थी, 1 सेकंड पर मेरे पास वेलोसिटी 10 थी। अब इन दोनों का जरा चेंज देख लेते हैं, और जब हम वेलोसिटी का चेंज देखते हैं तो मेरे पास क्या आता है? एक्सेलरेशन आता है। तो यहाँ पर हम दरअसल एक्सेलरेशन देखेंगे। 0 सेकंड पर मेरे पास 0 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी, 1 सेकंड पर मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी। तो आप देख रहे हैं चेंज कितना आ रहा है एक्सेलरेशन का। जी, एक्सेलरेशन का चेंज मेरे पास, यानी वेलोसिटी का चेंज, एक्सेलरेशन मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है। ये बात क्लियर होगी। अब मैंने आपको बताया 1 सेकंड वो टाइम है कि बॉल को मैंने एकदम छोड़ा, तो बॉल पर ग्रेविटी की फोर्स तो है, लेकिन क्योंकि मैंने छोड़ा तो एक ड्रैग फोर्स भी बॉल पर होगी जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। मैंने आपको बताया ये वही मूवमेंट है जैसे कि अगर बस की एग्जांपल देखें तो बस ने अभी ट्रैवल करना स्टार्ट किया, आप विंडो से अपना बाहर हाथ निकालेंगे, अपना हाथ जो है बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपके हाथ की तरफ एक फोर्स लगेगी
ड्रैग फोर्स चूंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, लेकिन क्योंकि अभी बस ने बिल्कुल अभी ट्रैवल करना स्टार्ट किया तो ड्रैग फोर्स बहुत कम होगी। हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि ड्रैग फोर्स जो होगी वो 2 न्यूटन होगी। याद रहे अपोजिट डायरेक्शन, ड्रैग फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगी। जहाँ पर क्योंकि अभी स्टार्ट किया है ऑब्जेक्ट ने मूव करना, तो इसकी जो ड्रैग फोर्स है बहुत कम होगी, मैं एज्यूम कर लूँगा 2 न्यूटन होगी। याद रहे एक और बात यहाँ पर नोट करने वाली है, ड्रैग फोर्स यानी एयर की फोर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रेविटी की फोर्स ऑफ ग्रेविटी मैथ पर डिपेंड करती है। अगर मैथ चेंज नहीं हो रहा तो ग्रेविटी की फोर्स भी चेंज नहीं होगी। लेकिन इसी तरह एयर की बात है, यानी ड्रैग फोर्स की बात है, ड्रैग फोर्स स्पीड पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे स्पीड ज़्यादा होगी या वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा होगी, क्योंकि 1 सेकेंड वो टाइम है जब ऑब्जेक्ट के पास बहुत कम वेलोसिटी है, तो कम वेलोसिटी की वजह से मेरे पास ड्रैग फोर्स भी कम ही होगी। ठीक है, ये बात समझने वाली है। कम फोर्स की वजह से, कम वेलोसिटी की वजह से मेरे पास ड्रैग फोर्स भी कम ही होगी। तो आप देख रहे हैं इस मोमेंट पे मेरे पास ड्रैग फोर्स 2 न्यूटन है। तो एक फोर्स है डाउनवर्ड जो कि 10 न्यूटन है, एक फोर्स है अपवर्ड जो कि 2 न्यूटन है। ग्रेटर फोर्स कौन सी है, 10 न्यूटन वाली या 2 न्यूटन वाली? जी 10 न्यूटन वाली। तो तय तो ये होगा कि क्योंकि 10 न्यूटन ग्रेटर फोर्स डाउनवर्ड है तो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करेगा। लेकिन किस वेलोसिटी से मूव करेगा? 10 न्यूटन डाउनवर्ड है, 2 न्यूटन अपवर्ड है। टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितनी बन रही है? जी दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर तो डायरेक्शन सेम होती तो हम फोर्सेस को ऐड करते, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है हम फोर्सेस को ऐड नहीं करेंगे बल्कि माइनस करेंगे। तो 10 - 2 मेरे पास कितनी फोर्स आ गई? जी मेरे पास 8 फोर्स आ गई, 8 न्यूटन की फोर्स आ गई मेरे पास, रिजल्टेंट फोर्स 8 न्यूटन आ गई। तो यानी अब वो ऑब्जेक्ट 8 मीटर पर सेकंड की फर्दर वेलोसिटी से डाउनवर्ड मूव करेगा। यानी पहले 1 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी। ऑपोजिट फोर्सेस हैं 10 और 2, 10 - 2 8 न्यूटन आ गई। 8 मीटर पर सेकंड फर्दर 10 में ऐड हो गया, तो 10 + 8 18 मीटर पर सेकंड। यानी 2 सेकंड के बाद मैंने ऑब्जेक्ट की जब वेलोसिटी को देखा तो मैंने देखा कि अब उसकी वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकंड तक पहुंच गई। क्लियर होगी बात? अब 2 सेकंड पर आ जाए। 2 सेकंड ये है कि अब ऑब्जेक्ट ने स्पीड पकड़ना स्टार्ट कर दी है। यानी अब ऑब्जेक्ट को मेरे हाथ से छूटे हुए 2 सेकंड हो गए और अब ऑब्जेक्ट ने थोड़ी सी स्पीड गेन कर ली है। पहले 10 मीटर पर सेकंड स्पीड या वेलोसिटी थी, अब 18 तक पहुंच गई। और अब क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि ड्रैग फोर्स वेलोसिटी या स्पीड पर डिपेंड करती है, तो क्योंकि अब वेलोसिटी ज़्यादा हो चुकी है तो ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से अब मैं ड्रैग फोर्स का जो एरो अपवर्ड शो कर रहा हूँ थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले क्यों ना इन दोनों का चेंज देख लिया जाए कि चेंज कितना आ रहा है। 1 सेकंड और 2 सेकंड पर कितना चेंज आ रहा है? जी 2 सेकंड पर मेरे पास वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकंड आई, 1 सेकंड पर मेरे पास वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड आई। 18 में से 10 गए तो क्या बचा? 18 - 10 8 बचा। तो मेरे पास एक्सेलरेशन कितनी आ गई? 8 मीटर सेकंड। अब आपने देखा क्या हुआ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। पहले एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी और अब एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई है। अब एक्सेलरेशन ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या है ये आपको अभी मालूम हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया अब क्या होगा कि अब ड्रैग फोर्स बढ़ जाएगी, क्योंकि स्पीड बढ़ी है तो ड्रैग फोर्स भी बढ़ जाएगी। तो ड्रैग फोर्स का एरो अपवर्ड, अब मैं इसको थोड़ा सा ग्रेटर शो कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये इंडिकेट कर रहा है कि ड्रैग फोर्स बढ़ चुकी है। अब कितनी बड़ी है मैं इमेजिन कर लेता हूँ, ज्यूम करता हूँ। यहाँ पर फोर्स, ड्रैग फोर्स जो है वो 4 न्यूटन है। अगेन 2 फोर्सेस हैं, ग्रेटर फोर्स डाउनवर्ड है 10 न्यूटन, तो ऑब्जेक्ट तो डाउनवर्ड ही मूव करेगा। लेकिन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करना है। दोनों की फोर्सेस की डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, तो यहाँ पर फोर्सेस होंगी माइनस। 10 न्यूटन नीचे है, 4 न्यूटन ऊपर है। 10 - 4 किया तो टोटल फोर्स कितनी आई? जी टोटल फोर्स आ गई 6 न्यूटन। यानी ये ऑब्जेक्ट जो अभी 18 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये फर्दर 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी गेन करेगा और अब इसके पास जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 24 मीटर पर सेकंड। 18 + 6 24। क्लियर हो गया? अब 2 सेकंड और 3 सेकंड पर एक्सेलरेशन देखते हैं। 2 सेकंड पर मेरे पास एक्सेलरेशन 18 था, 3 सेकंड पर मेरे पास एक्सेलरेशन 24 था। 24 - 8, क्योंकि फार्मूला देखिए VF - VI। 24 - 18 क्या आया? 6 आया। और टाइम पीरियड भी देख लें, 24 पे 3 टाइम था, 18 पर 2 टाइम था। 3 - 2 टाइम क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है,
तो 1 से डिवाइड करने पर वही आंसर आ जाएगा। तो VF24 VI18 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 24 माइनस 18 किया तो मेरे पास 6 आ गया, यानी वेलोसिटी का चेंज जो कि एक्सेलरेशन है, इस दफ़ा मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई 6 मीटर पर सेकेंड। आपने देखा अब एक्सेलरेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब 4 सेकेंड आ जाए, यानी 3 सेकेंड पर अब ऑब्जेक्ट ने अच्छी खासी वेलोसिटी गेन कर ली है। 10 मीटर पर सेकेंड से वो ऑब्जेक्ट 24 मीटर पर सेकेंड तक पहुंच गया, यानी अब उसने अच्छी खासी वेलोसिटी गेन कर ली है। तो वेलोसिटी का गेन, वेलोसिटी का इंक्रीज यानी ड्रैग फोर्स का इंक्रीज। तो अब ड्रैग फोर्स का एरो में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बनाऊंगा और अब मैं इसको ज़्यादा वैल्यू दूंगा, यानी 4 न्यूटन से मैं इसको 6 न्यूटन दे रहा हूँ। अगेन ग्रेटर फोर्स डाउनवर्ड है, ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करेगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में है, फोर्सेस माइनस होंगी। 10 न्यूटन है नीचे, 6 न्यूटन है अपवर्ड। 10 माइनस 6 किया तो मेरे पास 4 न्यूटन बच गया, यानी अब मेरे पास 24 मीटर पर सेकेंड पहले वेलोसिटी थी, अब वो 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी और गेन करेगी और वो हो जाएगी 28 मीटर पर सेकेंड पर। अब इन दोनों का जरा देखते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं, वेलोसिटी का चेंज देखते हैं। 3 सेकेंड पर 24 था, 4 सेकेंड पर 28 था, इनिशियल 24 फाइनल 28 में से 24 को माइनस किया, 28 माइनस 24 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन मेरे पास आ गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 4 सेकंड पर मेरे पास वेलोसिटी और इंक्रीज हो गई है, तो वेलोसिटी का इंक्रीज यानी ड्रैग फोर्स का इंक्रीज। अब ड्रैग फोर्स का एरो में और बड़ा बना रहा हूँ और इस बड़े एरो का मतलब ड्रैग फोर्स इंक्रीज हो चुकी है, उसकी वैल्यू में कह देता हूँ 8 न्यूटन। अगेन ग्रेटर फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, यानी ऑब्जेक्ट तो डाउनवर्ड ही मूव करेगा, लेकिन क्योंकि दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन है, फोर्सेस की माइनस होंगी। 10 न्यूटन डाउनवर्ड, 8 न्यूटन अपवर्ड, 10 माइनस 8 2 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स मेरे पास आ गई 2 न्यूटन। 28 मीटर पर सेकंड पहले वेलोसिटी थी, अब 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का गेन और ऐड हो जाएगा। अब मेरे पास ऑब्जेक्ट 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से फर्दर मूव करेगा। अब चेंज देख लेते हैं, 4 सेकंड से 3 सेकंड का साफ नजर आ रहा है। 30 माइनस 28 मेरे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का चेंज, यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन आ गई। 5 सेकंड के बाद 5 सेकंड पर आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ने अच्छी खासी वेलोसिटी गेन कर ली है। अच्छी खासी वेलोसिटी गेन करने का मतलब मेरे पास ड्रैग फोर्स भी अच्छी खासी आ जाएगी। तो अब जो ड्रैग फोर्स आएगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी और अब उस ड्रैग फोर्स की जो वैल्यू होगी वो 10 न्यूटन होगी, क्योंकि ये वो वेलोसिटी है जिसने ड्रैग फोर्स को इतना इंक्रीज कर दिया है कि ड्रैग फोर्स और ग्रेविटी की फोर्स आप देख रहे हैं इक्वल आ गई। आप पढ़ेंगे भी फर्दर आगे जाकर, हो सकता है आपने पढ़ा हो, अगर आपने नहीं पढ़ा तो हम फर्दर आगे जाकर पढ़ेंगे फोर्सेस दोनों आपस में क्या हो रही है जी। एक फोर्स डाउनवर्ड है, एक फोर्स अपवर्ड है, दोनों माइनस होंगी। नीचे भी 10 न्यूटन, ऊपर भी 10 न्यूटन। 10 माइनस 10 0, यानी फोर्स क्या होगी 0। फोर्स 0 होने का मतलब वेलोसिटी 0, यानी ये वो मूवमेंट है जहां पर मेरे पास अब इस ऑब्जेक्ट पर फर्दर कोई फोर्स लगेगी नहीं और अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता करता ग्राउंड तक पहुंचेगा। यानी 6 सेकंड के बाद, क्योंकि दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, 6 सेकंड के बाद भी मेरे पास ये स्पीड 30 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। और क्योंकि 30 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी का चेंज नहीं आ रहा, तो वेलोसिटी का अगर चेंज ना आए तो एक्सेलरेशन क्या होगी जी, एक्सेलरेशन 0 होगी, क्योंकि वेलोसिटी का चेंज नहीं है। 6 सेकंड के बाद भी ये 30 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, 7 सेकंड के बाद भी ये 30 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। वेलोसिटी का चेंज ना हो तो यानी एक्सेलरेशन 0 है, और ये एक्सेलरेशन 0 आई है 6 सेकंड पर। और आप देखते रहेंगे कि ये एक्सेलरेशन आगे 0 ही रहेगी और मेरे पास जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। यानी ये जो वेलोसिटी आई मेरे पास, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है जो ये ऑब्जेक्ट अटेन कर सकता है, इससे ज़्यादा इसकी वेलोसिटी नहीं हो सकती। और ये ऑब्जेक्ट 30 मीटर पर सेकंड, ये अब घंटा भी गिरता रहे अगर, तो इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। अब ये वेलोसिटी चेंज होने वाली नहीं। यही वजह है कि जब पैराशूट से पर्सन ने लैंड किया तो शुरू में तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज की, ग्रेविटी की फोर्स ने अच्छी खासी फोर्स से उसे खींचा, लेकिन क्योंकि ड्रैग फोर्स आस्ता आस्ता बढ़ते बढ़ते ग्रेविटी की फोर्स के इक्वल आ गई, और जैसे ही ग्रेविटी की फोर्स
और ड्रैग फोर्स इक्वल होगी। ड्रैग फोर्स जो पैराशूट पर लग रही है अपवर्ड की तरफ और ग्रेविटी की फोर्स जो नीचे की तरफ पर्सन को खींच रही है, तो एक मोमेंट वो आ जाएगा जब ग्रेविटी की फोर्स और ड्रैग फोर्स यानी एयर की फोर्स दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। लेकिन क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी और वो ऑब्जेक्ट यानी वो पर्सन पैराशूट के हेल्प से हमारे पास सेफली लैंड करता हुआ ज़मीन तक पहुंचेगा। और आप नोट भी करेंगे कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो पर्सन ज़मीन तक पहुंचा, उसको किसी किस्म का पेन फील नहीं हुआ और वो सेफली लैंड कर गया। तो ये है वो सिनेरियो। याद रखिएगा जब भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी का आप देखेंगे तो दो केस होंगे, वैक्यूम का और एयर का। दोनों केसेस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही रहेगी। पहले वैक्यूम के केस में आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन शुरू से कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर एयर के केस में पहले एक्सेलरेशन 10 थी, फिर ग्रेजुअली एक्सेलरेशन डिक्रीज करना स्टार्ट हुई, लेकिन आखिर में एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकंड पर आ गई। और ये एक्सेलरेशन आगे चेंज नहीं होगी यानी 0 पर रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि अब ये 0 के बाद ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही होगी। याद रहे वैक्यूम में जो हमारे पास एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड आई थी, इसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। मैंने आपको बताया इसका स्मॉल g से रिप्रेजेंट करेंगे हम आगे न्यूमेरिकल्स में, और ये हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाएगी। और ये इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, जो आपको याद होनी चाहिए। अच्छी तरह ग्राफ भी बना ले एयर का। अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। वेलोसिटी को वाई एक्सिस में, टाइम को एक्सिस में रखेंगे। ऐसा क्यों मैं कर रहा हूँ ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मेरे लेक्चर्स देखें पीछे, आपको मालूम हो जाएगा कि वेलोसिटी को वाई एक्सिस पर और टाइम को एक्सिस पर मैंने क्यों रखा। तो यहाँ पर मैं पूरा ग्राफ नहीं बना रहा, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आप खुद बनाकर देखिएगा। मैं आपको बता दूं कि इस ग्राफ की शेप कुछ इस तरह से हो गया, आप बनाकर देखिए इस ग्राफ की शेप इस तरह से हो। ये ग्राफ बता रहा है कि ग्रेजुअली जो है वो वेलोसिटी इंक्रीज करना स्टार्ट हुई और एक टाइम आ गया जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। वैक्यूम में आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी जो थी इंक्रीज करती जा रही है, कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है। लेकिन वेलोसिटी का चेंज यानी एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जबकि एयर पे आपने देखा तो कि वेलोसिटी इंक्रीज तो कर रही है लेकिन वेलोसिटी उस अमाउंट से इंक्रीज नहीं कर रही जिस अमाउंट से वैक्यूम में कर रही थी, क्योंकि अब एयर की फोर्स यानी ड्रैग फोर्स भी आ गई है जो वेलोसिटी को इंक्रीज होने से बचा रही है। यही वजह थी जब पैराशूट के जरिए पर्सन ने जंप की तो उसके ऊपर एयर की फोर्स इतनी नहीं लगी, ग्रेविटी की फोर्स बहुत ज़्यादा थी, उसकी स्पीड बढ़ती गई और वो जाकर ज़मीन में ज़ोर से हिट किया। तो जब उस पर्सन ने पैराशूट पहना तो स्पीड तो बढ़ रही थी, लेकिन क्योंकि ड्रैग फोर्स भी आ गई, स्पीड बढ़ रही थी और स्पीड के बढ़ने से ड्रैग फोर्स भी बढ़ गई, तो ड्रैग फोर्स ने उस स्पीड को कम करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही वो ड्रैग फोर्स और ग्रेविटी की फोर्स इक्वल आ गई तो कांस्टेंट स्पीड से वो बंदा लैंड करना शुरू हो गया ज़मीन पर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आमतौर पर फ्री फॉलिंग बॉडी का केस इस तरह डिटेल में नहीं बताया जाता, बुक में भी नहीं बताया गया था। मैंने सोचा कि आपको अच्छे तरीके से बताया जाए कि ऐसा क्यों होता है और फ्री फॉलिंग बॉडी का मतलब क्या है। फ्री फॉलिंग बॉडी के दो केसेस होंगे, वैक्यूम और एयर का। फ्रीली फॉलिंग बॉडी नाम इंडिकेट कर रहा है वो फ्रीली फॉल करेगी यानी उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी। आपने दोनों केसेस में देखा एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही होगी। वैक्यूम में तो स्टार्ट से ही कांस्टेंट थी, लेकिन एयर में तब कांस्टेंट होगी जब ड्रैग फोर्स और ग्रेविटी की फोर्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। ड्रैग फोर्स और ग्रेविटी की फोर्स के बारे में हम फर्दर और डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।